India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान भारतीय चुनाव आयोग ने एक बड़ा आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने कहा, कुछ राजनीतिक दल और एजेंसियां चुनाव निकाय के चल रहे प्रयासों में सहयोग करने के बजाय जनता की धारणा को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ये समूह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, साथ ही केवल एक कहानी गढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आयोग की यह तीखी टिप्पणी आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची संशोधन और सत्यापन कार्यों की समीक्षा के बीच आई है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि ईसीआई के पुनरीक्षण अभ्यास में पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव है। इससे मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए जा सकते हैं। इससे राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले चुनाव आयोग ने अदालत में हलफनामा दिया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके कहा कि बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर जल्द शुरू होगा। देश भर में एसआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार हो या बाकी का पूरा देश, आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है। यह नागरिकता का नहीं, प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। सिर्फ देश के नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं का विवरण उपलब्ध कराएं। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को सूचित किया कि 30 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशित होने के बाद जोड़े गए ज्यादातर नाम नए मतदाताओं के हैं और अब तक सूची से बाहर किए गए किसी भी मतदाता ने कोई शिकायत या अपील दायर नहीं की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने यह निर्देश तब पारित किया जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे विपक्षी दलों के नेताओं सहित कुछ याचिकाकर्ताओं ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अंतिम सूची से मतदाताओं को हटाए जाने को लेकर कोई नोटिस या कारण नहीं बताया है। पीठ चुनावी राज्य बिहार में एसआईआर कराने के निर्वाचन आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उसने कहा कि निर्वाचन आयोग बाहर रखे गए मतदाताओं के बारे में उपलब्ध सभी जानकारी बृहस्पतिवार 9 अक्टूबर तक अदालत के रिकॉर्ड पर लाए, जब वह एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी के पास मतदाता सूची का मसौदा है और अंतिम सूची भी 30 सितंबर को प्रकाशित हो चुकी है। इसलिए तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज कहा कि एक न्यायिक अधिकारी जिसके पास न्यायिक अधिकारी और वकील के रूप में संयुक्त रूप से 7 वर्षों का अनुभव है, जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता आवेदन की तिथि के अनुसार देखी जाएगी। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सेवारत उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारों को सेवारत उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रदान करने वाले नियम बनाने होंगे।
नियमों में यह प्रावधान होना चाहिए कि सेवारत उम्मीदवार तभी पात्र होंगे जब उनके पास न्यायिक अधिकारी और वकील के रूप में संयुक्त रूप से 7 वर्षों का अनुभव हो। यह फैसला आज से केवल भविष्य के लिए लागू होगा और पहले से शुरू की गई प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस SC शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की 5 सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर विचार किया। 3 दिनों तक चली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि धीरज मोर बनाम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय पर पुनः विचार की आवश्यकता है। धीरज मोर 3 न्यायाधीशों वाली पीठ मामले में न्यायालय ने माना था कि सिविल न्यायाधीश बार कोटे के तहत जिला न्यायाधीशों के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र नहीं है। यहाँ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह मानना गलत है कि केवल वही व्यक्ति जो पहले से संघ या राज्य की सेवा में नहीं है जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र होगा। का अर्थ यह है कि सिविल न्यायाधीश के रूप में सेवारत व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने से वंचित रह जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 233(2) के तहत वकीलों के लिए 7 वर्ष के अभ्यास नियम की व्याख्या धीरज मोर मामले के अनुसार 7 वर्षों के निरंतर अभ्यास के रूप में नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील जयंत भूषण, अरविंद दातार, PS पटवालिया, गोपाल शंकर नारायण, वीगिरी विभा मखीजा, जयदीप गुप्ता, शेषाद्री नायडू, मनीष सिंघवी और मेनका गुरुस्वामी ने किया। दूसरी ओर प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 233(2) सेवारत उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के अवसर से वंचित करता है क्योंकि यह केवल अभ्यासरत वकीलों के लिए योग्यता निर्दिष्ट करता है। इस बात पर जोर दिया गया कि यह विचार कि अनुच्छेद 233(2) केवल वकीलों तक सीमित है, 60 से अधिक वर्षों से कायम है और यह संविधान के अनुच्छेद 233(2) द्वारा शासित है। यह भी तर्क दिया गया कि 7 वर्षीय प्रैक्टिस नियम का अर्थ वकील द्वारा 7 वर्षों तक निरंतर प्रैक्टिस करना है। प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील CU सिंह, निधेश गुप्ता, विजय हंसारिया, राजीव शकदर और अन्य ने किया। कफ सिरप पीने से कई राज्यों में बच्चों की हुई मौत के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी की तरफ से इस मामले को उठाया गया। इसके बाद कोर्ट ने भरोसा दिया कि कल वह सुनवाई करेगा। दरअसल वकील विशाल तिवारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में घटना की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या CBI के जरिए विशेषज्ञों की समिति बनाकर कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही इस याचिका से मांग की गई है कि इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराए जाने की और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में इन दवाओं में प्रयुक्त रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की बिक्री और निगरानी के सख्त नियम बनाए जाने की मांग के साथ ड्रग्स रिकॉल पॉलिसी भी बनाए जाने का निर्देश देने की मांग शामिल है। इसके अलावा कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR को एक जगह ही ट्रांसफर कर मामले की जांच कराई जाए। साथ ही कफ सिरप के नाम पर जहरीले सिरप बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर उन कंपनियों को फौरन बंद कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उन कंपनियों के जो उत्पाद हैं उन्हें बाजार से वापस मंगाने का इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश में OBC के लिए 27% आरक्षण देने के लिए लाए गए 2019 के कानून पर अमल सुनिश्चित करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब नवंबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई तय कर दी है। जस्टिस PS नरसिम्हन की अध्यक्षता वाली बेंच में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले पर सुनवाई टालने की मांग की गई। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार आखिर इतने दिनों से इस मसले पर क्या कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने भी याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि जो नियुक्ति रोकी गई है उस पर अदालत स्पष्ट आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा गया कि कानून पर कोर्ट की ओर से रोक न होने के बावजूद
राज्य लोक सेवा आयोग ने पिछले सालों में निकाली गई वैकेंसी में से 13% पदों को होल्ड पर रखा है। ऐसे में उन पदों पर कानून के मुताबिक 27% ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती की जाए। लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा के जमानत के मामले में दर्ज शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमानत पर रहने के दौरान गवाहों को धमका रहे हैं। वहीं यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि उसे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले की आगे की जाँच वही अधिकारी करेगा जिसने एफआईआर दर्ज करने से पहले मामले की जांच की थी। हालांकि आरोपी आशीष मिश्रा की ओर से दीपावली मनाने के लिए लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 20 से 22 तक उन्हें लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी। दरअसल पीड़ित की ओर से कोर्ट में शिकायत दी गई थी कि आशीष मिश्रा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद पिछले दिनों पुलिस ने आशीष मिश्रा और उसके पिता पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख को 6 महीने से आगे बढ़ाने की मांग करते हुए दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सीजेआई ने कहा कि इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। आज मामले में याचिकाकर्ता असुद्दीन ओवैसी की तरफ से वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उम्मीद पोर्टल के 6 जून के अस्तित्व में आने के बाद 6 महीने का समय पंजीकरण कराने के लिए दिया गया था। हालांकि अर्जी में कहा गया है कि चूंकि वक्फ बिल को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला अभी भी नहीं सुनाया गया है और 5 महीने का समय बीतने को है, इसलिए संपत्तियों के पंजीकरण की 6 महीने दिसंबर को आगे बढ़ाया जाए। ओवैसी के वकील ने शायरी पढ़ते हुए कहा, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। वहीं एसजी तुषार मेहता ने याचिका पर आपत्ति जताई। हालांकि सीजेआई ने कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आपका सूचीबद्ध होने का मतलब आपकी मांग को मंजूरी देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यौन शिक्षा को छोटी उम्र से ही स्कूली कोर्स में शामिल किया जाना चाहिए, न कि कक्षा 9 से 12 तक। अदालत ने कहा, हमारा मानना है कि बच्चों को यौन शिक्षा छोटी उम्र से ही दी जानी चाहिए, न कि कक्षा 9 से आगे। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसने भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और 506 आपराधिक धमकी के साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो एक्ट की धारा 6 गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए दंड के तहत अपराध किया। इससे पहले 10 सितंबर 2025 के एक आदेश द्वारा अदालत ने अपीलकर्ता किशोर को संबंधित किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों पर रिहा करने का निर्देश दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वह स्वयं एक 15 वर्षीय किशोर था। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को भी कहा, जिसमें न्यायालय को बताया गया हो कि उत्तर प्रदेश राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में यौन शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है, ताकि युवा किशोरों को यौवन के साथ आने वाले हार्मोनल परिवर्तनों और उनसे होने वाले संभावित परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके। अदालत के आदेश के अनुसरण में राज्य ने एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया, जिसमें बताया गया कि यौन शिक्षा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूली कोर्स का हिस्सा है। पाठ्यक्रम से असहमत होकर न्यायालय ने कहा कि यौन शिक्षा को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए।
बल्कि छोटी उम्र से ही कोर्स का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे को अधिकारी के ऊपर आवश्यक और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए छोड़ दिया। अदालत ने कहा, संबंधित अधिकारियों को इस पर विचार करना होगा और सुधारात्मक उपाय करने होंगे ताकि बच्चों को यौवन के बाद होने वाले परिवर्तनों और उनसे संबंधित देखभाल और सावधानियों के बारे में जानकारी मिल सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों को निशाना बनाते हुए कई लोगों को व्हाट्सएप संदेश भेजना प्रथम दृष्टया धारा 353(2) BNS के तहत धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, घृणा और दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देने का अपराध होगा। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याची अफाक अहमद के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। याची ने कथित तौर पर व्हाट्सएप पर कई व्यक्तियों को भड़काऊ संदेश भेजा था। याचिका दाखिल कर थाना चांदपुर बिजनौर में तैनात दरोगा प्रशांत सिंह द्वारा 23 जुलाई 2025 को धारा 299 एवं 353(3) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कराई गई प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी। संदेश में याची ने एक सूक्ष्म संदेश दिया था कि उसके भाई को एक झूठे मामले में फंसाया गया है क्योंकि वह एक विशेष धार्मिक समुदाय से संबंधित है। हाई कोर्ट में तर्क दिया कि कथित पोस्ट में याचिकाकर्ता ने अपने भाई की गिरफ्तारी के बारे में केवल नाराजगी व्यक्त की थी और इसका उद्देश्य किसी भी तरह से सार्वजनिक शांति, सौहार्द या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ये अनकहे शब्द प्रथम दृष्टया एक विशेष समुदाय से आने वाले नागरिकों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे। वे सोचेंगे कि उन्हें एक विशेष धार्मिक समुदाय से संबंधित होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा, इसके अलावा यदि कोई यह भी सोचे कि व्हाट्सएप संदेश से किसी वर्ग के नागरिकों या समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई, तो यह भी निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश है जो अपने अनकहे शब्दों के कारण धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा और दुर्भावना की भावनाओं को पैदा या बढ़ावा दे सकता है। जहां एक विशेष समुदाय के सदस्य पहली बार यह सोच सकते हैं कि उन्हें कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके दूसरे धार्मिक समुदाय के सदस्यों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि एक धार्मिक समूह के सदस्यों को निशाना बनाकर कई व्यक्तियों को ऐसा संदेश भेजना प्रथम दृष्टया BNS की धारा 353(2) के अंतर्गत आता है। इस प्रकार कोर्ट ने यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत पाने का हकदार नहीं है, याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.